बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूदी, साथ में हूं नायरा अली। नाज़रीन, सलामती काउंसिल के इजलास में दासू दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई और मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। दूसरी जानिब दफ्तर खारिजा ने कहा है कि अफगान नुमाइंदे की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए। अफगान हुकूमत मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान से बामायनी गुफ्तगू करे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अफगान नुमाइंदे की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ आज मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए, पाकिस्तान की जानिब से जो इसका रद्द अमल दिया गया और जो माजी में हम देखते रहे हैं कि जिस तरह का रद्द अमल दिया गया है अफगानिस्तान से आते हुए बयानात पर, आप क्या समझते हैं? इन बयानात के हवाले से क्या कहेंगे और क्या पाकिस्तान सही से हैंडल कर रहा है पाकिस्तानी हुकूमत? रवायती से बयानात हैं जी, उनकी तरफ से इल्ज़ाम है और यहाँ से वजाहत है, और यहाँ से इल्ज़ाम होता है तो उनकी तरफ से। ये तो सारे मामला जो हैं वो चलते रहते हैं। रवायती सियासत और सफारतकारी और जो भी कुछ हो रहा है ख़त्ते में और दुनिया में। लेकिन इससे पहले कि मैं ज़रा मुल्की सियासत पे आऊँ, क्योंकि मुल्की सियासत तो तमाम की तमाम अब चली गई है कि आने वाले दिनों में ख़तरात क्या हैं मुल्क के अंदर, और जो ख़तरात हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से, और ज़ाहिर है कि बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी है, सब कुछ है, उसमें मैं भी बात करता हूँ। आज दूसरा शहर भी चला गया, यानी शबरगान। ये वो शबरगान है जो कि जहाँ पे मार्शल रशीद दोस्तम, मार्शल इसलिए कि वो आर्मी में रहे हैं, उनको मार्शल कहते हैं, वो वहाँ 48 घंटे पहले पहुँचे थे और बड़ी तादाद में वहाँ से कैदियों को रिहा करवा लिया गया है और तालिबान ने। और ये तालिबान का कहना ये है कि ये जो है ये वो जेलें हैं जहाँ पे, जो कि शबरगान में रशीद दोस्तम की जेलें थीं अपनी ज़ाती। अच्छा, अब और रशीद दोस्तम कहाँ पे हैं इसके हवाले से अभी कुछ देर में बात करूँगा, लेकिन पहले ज़रा एक ख़ातून का जिक्र करता हूँ जिनका नाम है लूसी। अच्छा, लूसी जो है, इनका जिक्र हम सबको पता होना चाहिए कि लूसी कौन है। हर शख्स को एक इल्म होना चाहिए दुनिया में कि लूसी कौन है। वजह क्या है? अच्छा, उसकी वजह यह है कि 60 की जो दिहाई है, 60 की दिहाई में बड़ा एक ज़बरदस्त एक म्यूज़िकल बैंड, जो मेरे ख्याल से शायद मशहूर तरीन बैंड्स में से एक, बीटल्स के नाम से। तो वो बीटल्स जो है वो आज भी उसका नाम मशहूर है और उसके गाने मशहूर हैं। तो उनका एक गाना आया था जो कि जॉन लेनन, जो उसके एक मेंबर थे, उन्होंने ये गाना लिखा था और बड़ा पॉपुलर हुआ था। और उस गाने का जो स्टार्ट था वो था लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स। अच्छा, अब लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के बारे में जॉन लेनन ये कहते थे कि जॉन लेनन का कत्ल हो गया था, उनको फिर इनके एक परस्तार ने इनका खून कर दिया था, गोलियां मार दी थी इनको, और 1980 में, और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बहरहाल, तो इन्होंने जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो इन्होंने कहा कि जी, मेरा जो 3 साल का बेटा है उसने अपनी किसी क्लास फेलो लूसी की कुछ तस्वीर बनाई है, और उस तस्वीर में उसने वो लूसी की शक्ल बना के तो आसपास जो है ना वो सितारे से या डायमंड जो ऐसी कोई चीज़ बना दी। तो जॉन लेनन ने कहा, मैंने वो देखा, तस्वीर देखी, तो वहाँ से मुझे ये गाना मेरे जहन में आ गया और मैंने गाना लिखा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 1974 में ये एक अवाश की वादी है, अवाश की वादी, जो कि मशरिकी अफ्रीका में बिल्कुल आप समझें कि एक गैर आबाद सा इलाका, और वहाँ पर सहराओं में एक माहिरीन आसार कदीमा वहाँ पे खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ से फिर एक हड्डियाँ बरामद हुई, इंसानी हड्डियाँ। और उन इंसानी हड्डियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च हुई फिर उन हड्डियों के बारे में,
तो ये कहा जाता है कि ये 3,200,000 साल पुरानी हड्डियां हैं। 3,200,000 साल। अच्छा, और फिर ये जो हैं, इनको, ये एक खातून की 40% हड्डियां हैं जिस्म की जो वहां से मिली, और ये जो खातून है इनको दुनिया की पहली यानी दुनिया के पहले इंसान का जो वजूद है अगर कहीं मिलता है तो वो कहते हैं ना कि अफ्रीका से आए लोग, और अफ्रीका से आके, यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पुराना इंसान का कहीं ढांचा मिला तो वो अफ्रीका से मिला। तो अगर आप साइंस दानों से बात पूछें कि इंसान कहाँ से आया तो वो आपको फौरी तौर पे बताएंगे कि इंसान जो है सबसे पहले अफ्रीका में इंसानों की मौजूदगी का पता मिलता है। और जो इंसानों की मौजूदगी का पता मिलता है तो वो साथ ही उसके जो है वो लूसी का जिक्र आ जाता है, और लूसी जो है वो उस ढांचे का नाम रख दिया क्योंकि वो जो साइंटिस्ट जिसने ये ढांचा निकाला वो बीटल्स का फैन था। अच्छा। और वो उसको गाना सुन रहा था, जो साथ साथ खुदाई कर रहा था, और जब ढांचा निकला तो वो बीटल्स का वो गाना सुन रहा था कि जिस गाने में था लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स, तो उसने उस ढांचे का नाम लूसी रख दिया। अच्छा, अब ये जो लूसी का ढांचा है, ये अदीस अबाबा, एक खूबसूरत शहर इथियोपिया का, वहां जाएं तो वहां के नेशनल म्यूजियम में ये ढांचा रखा हुआ। अच्छा, अब ये ढांचे से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, जरा करंट अफेयर पे आता हूं कि एक नई चीज यहां पे पाकिस्तान और इस खित्ते में और इंडिया और अफगानिस्तान यहां पे, लेकिन उसके ताने बाने कुछ वहां से मिल रहे हैं लूसी से, जहां से लूसी का ढांचा निकला था। वो इस तरह से बन रहे हैं कि इथियोपिया जो है वो हमारा एक जबरदस्त दोस्त मुल्क और लैंडलॉक कंट्री है। इथियोपिया को अगर हम देखें तो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक से मुराद ये है कि उसके चारों तरफ जो है वो मुल्क हैं, ठीक है, चारों तरफ जो है उसके मुल्क हैं, और लैंडलॉक है यानी कोई समंदर वगैरह नहीं है। अच्छा, अब इशू क्या है? इशू ये है कि अगर हम तारीख, इंसानी तारीख पढ़ें या इंसान की इर्तिका को देखें, या हम कोई भी, मतलब हम मुकद्दस किताबें जो हैं किसी भी मज़हब की, ख़ास तौर पे जो इब्राहिमी मज़हब हैं, मज़ाहिब हैं, उनको देखें तो हमें दरिया नील का जिक्र ज़रूर मिलता है। ठीक है, दरिया नील के किनारे, दरिया नील के किनारे। अब ये जो दरिया नील है, ये दरिया जो है ये निकलता कहां से है? सवाल ये कि गुजरता तो मिस्र से है, ये निकलता कहां से है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा जो है वो गुजरता तो इंडिया से है, लेकिन निकलता कहां से है? भाई निकलता तो तिब्बत से है। उसका जो पाइप, उसका जो नलका है वो कहां पे? वो तिब्बत में है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि दरिया सिंध कहां से निकलता है तो वो भी तिब्बत, तो नलका तिब्बत में है, कहां से खुलते? तो सवाल यह कि दरिया नील निकलता कहां से? बहता तो मिस्र में है, और मिस्र में जहां बहता है तो जैसे जैसे मिस्र की तहजीब ने तरक्की की, जैसे हम सिंध के होता है ना, दरियाओं के किनारे बस्तियां आबाद हो गई, तो मिस्र की तहजीब भी दरिया नील के बगैर तो नहीं बनती, सिंध की तहजीब भी बगैर दरिया सिंध के तो नहीं बनती। जहां दरिया है वहां पे इंसान आबाद हुए आके, या जहां साहिल हैं, ठीक है। और मैदानी इलाकों में उस वक्त जबकि वहां से कोई सिल्क रोड, ओल्ड सिल्क रोड, शारा रेशम या कोई ऐसे रास्ते गुजर रहे हैं तो इंसान आबाद हो गया। अब सवाल ही कि दरिया नील कहां से निकलता है, वही बात। तो दरिया नील जो है वो निकलता है एक बहुत बड़ी झील, जो कि जिसको कहते हैं ना कि जंगलों के अंदर, यानी उसके वहां 18वीं और 19वीं सदी में वहां जाते नहीं थे। जो मुहक्किकीन हैं यूरोप के और अमेरिका के, वो जाते नहीं थे, कहते थे आदमखोर रहते हैं। अच्छा। या दरिंदे हैं, जानवर हैं, अफ्रीका के उस इलाके में जाते ही नहीं थे। तो वहां पे एक बहुत बड़ी झील, तो उस झील का नाम उन्होंने रख दिया झील विक्टोरिया। झील विक्टोरिया जो है वो कहीं युगंडा, तंजानिया, इधर उधर उसके दरमियान, तो वहां से जो है ये दरिया उन्होंने देखा कि निकल रहा है,
और उस दरिया का नाम रखा उन्होंने वाइट नाइल। ठीक है, वाइट नाइल यानी सफेद। सफेद उन्होंने नाम रखा, और सफेद जो है वो रखने के बाद जो है वो आगे की तरफ वो चल पड़ा और आगे चला, और फिर सूडान एक ही था उस वक्त, ज़ाहिर जनूबी सूडान तो नहीं था। तो आगे चला और सूडान से गुजरते हुए जो है वो फिर वो मिस्र से गुजरा, और मिस्र से गुजरते 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 वो पूरा मिस्र क्रॉस करके आगे चला गया। सही, ठीक। तो दरिया नील हो गया। अब जनाब क्या हुआ, लेकिन कुछ अर्से पहले पता चला कि ये जो दरिया है ये विक्टोरिया झील से नहीं निकलता, दरिया नील, बल्कि ये इसका जो कोई 80 से 85% हिस्सा है वो इथोपिया से आता है, लूसी वाले इथोपिया से। वो इथोपिया जो जहां से लूसी दरियाफ्त हुई थी। ठीक है, यानी जो सबसे पुरानी, साइंस के मुताबिक जो सबसे पुराना इंसान जहां से मिला था, तो वहां से ये सबसे पुराने दरियाओं में से एक है ना। दरिया नील तो सदियों से, हजारों साल से बह रहा है। तो इसका कोई 85 से 90% पानी वहां से निकलता है, और वहां से जो निकलता है तो उसको कहते हैं ब्लू नाइल। और फिर उसके बाद वो आता है सूडान के अंदर, सूडान में वो व्हाइट नाइल के साथ शामिल हो जाता है खर्तूम के पास, और फिर दोनों व्हाइट और ब्लू नाइल मिलके दरिया नील बनाते हैं, और दरिया नील फिर गुजरता है मिस्र से। और मिस्र की 90% आबादी दरिया नील के किनारे आबाद है, वो रहती हुई है। ठीक है, उनकी तहजीब भी वहां बनी। अब जनाब क्या हुआ कि ये तो चलता रहा मामला, लेकिन कोई 2009, 10, 11 में इथोपिया ने ऐलान किया कि हम जो हैं वो जो उनके हिस्से में दरिया है उसके ऊपर वो ग्रेट इथोपियन रेनेसांस डैम बनाने जा रहे हैं, जिसको GERD कहते हैं, GERD, और 4.8 अरब डॉलर से। और उस डैम को, अब इसके ऊपर हंगामे शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। किसकी? मिस्र की और इथोपिया की। इस हद तक लड़ाई हुई कि ये हालिया दिनों के, क्योंकि उस डैम के बनने का मकसद यह है कि उस डैम के पीछे एक जखीरा भी है, और इतनी बिजली और इतना पानी उसमें जमा होगा कि जो इथोपिया की जो आबादी है उससे जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 5-10 गुना ज्यादा बिजली, और कोई 10-15-20 गुना बहुत ज्यादा पानी का जखीरा, और इतनी बिजली पैदा होगी कि इथोपिया उसके बाद अपने पड़ोसियों को बिजली देने के काबिल हो जाएगा। पड़ोसी कौन है उनका? जिबूती। जिबूती कौन सा मुल्क है? जहां पे अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जापान, सबकी मिलिट्री बेसिस उनके साथ बॉर्डर लगा हुआ है। और ये वही इथोपिया जहां टिग्रे की वॉर हुई थी और एरिट्रिया का अटैक हो गया था। ठीक है, तो अब जनाब क्या हुआ कि ये जो है ये इनका एक फड्डा, जो एक झगड़ा इतना बढ़ गया कि आज उसमें मॉस्को आ गया। ठीक है, और मैं इसके रेफरेंसेस जो हैं, जिन्होंने इसकी डिटेल्स देखनी हो तो वो डिटेल्स इसकी दे सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका ये कह रहा है कि इस डैम को बनाने की फंडिंग चाइना ने की है, और वो कह रहे हैं कि चाइना ने बराह रास्त फंडिंग नहीं की, पैसा सारा इथोपिया कह रहा है कि सारा पैसा लोगों ने इकट्ठा किया, हमारे लोगों ने, और लोग उनके बड़ा खुश हैं। अच्छा। इथोपिया का, हाँ, उनका एक इलेक्ट्रिक स्टेशन बन रहा है, वो रेलवे ट्रैक बन रहा है जो अदीसा बाबा से जिबूती तक जाएगा। जिबूती, ठीक है, जहां सारी मिलिट्री बेसिस है। अब अगर बिजली सारी इधर रुक जाएगी तो मिस्र में क्या होगा? देखिए ना, मिलिट्री बेसिस तो बन गए, पानी मत चाहिए ना भाई, समंदर का पानी तो नहीं पिएंगे ना, तो दरिया का पानी, तो वो पानी इधर से आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ये मैं चंद, जिन्होंने इसकी डिटेल देखनी हो तो वॉल स्ट्रीट जर्नल हालिया दिनों का, इजिप्ट एंड इथोपिया क्लैश ओवर नाइल रिवर डैम एज वाटर स्कैरिटी लूम्स वर्ल्ड वाइड। फॉरेन पॉलिसी कह रहा है द इथोपियन इजिप्शियन वाटर वॉर हैज बिगन। अच्छा, गार्डियन कह रहा है कि इट विल कॉज अ वाटर वॉर, डिवीजन रन डीप एज फिलिंग ऑफ नाइल डैम नियर्स। 2 दफा इसकी फिलिंग हो चुकी है। फिलिंग जब
बारिश हो रही है, इसमें पानी भर रहा है। हाँ। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है तो इसमें ज्यादा बारिश होती है। पिछले साल भी ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आया, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा डैम भरता है, ज्यादा डैम भरता है तो दरियाई नील में कम पानी जाता है, दरियाई नील में कम पानी जाता है तो ऊपर काश्त कम होती है, काश्त कम होती है तो जनरल सीसी को खाना पीना बाहर से मंगवाना पड़ता है। उन्होंने चावलों की काश्त वैसी कम हो गई है, तो एक फड्डे की सूरत हाल हो गई है वहां पे। अच्छा, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि जी अफ्रीकाज लार्जेस्ट डैम पावर्स ड्रीम ऑफ प्रोस्पेरिटी इन इजिप्ट एंड फियर्स ऑफ हंगर, सॉरी प्रोस्पेरिटी इन इथियोपिया एंड फियर्स ऑफ हंगर इन इजिप्ट। पूरी रिपोर्ट अभी हालिया दिनों के मैं आपको अखबार दिखा रहा हूं। और फिर रॉयटर्स कह रहे हैं कि इजिप्ट सीसी वॉन्स ऑफ पॉलिटिकल पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट ओवर इथियोपियन डैम। जंग छिड़ जाएगी बाकायदा, ठीक है, जंग छिड़ जाएगी इसके ऊपर अगर ज्यादा मसला खराब हुआ। और ब्लूमबर्ग, ये हालिया दिनों के पिछले कोई महीने 2 महीने के मैं आपको दिखा रहा हूं, सिविल वॉर हार्डन्स इथियोपियन नाइल डैम स्टांस एंड सुडान मिनिस्टर सेज, और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका एक कहानी कि इथियोपिया और मिस्र के दरमियान झगड़ा इस बात पे चल रहा है कि अच्छा अमेरिका ने एड रोक दी है इथियोपिया की। अच्छा, उन्होंने एड रोक दी है और इजिप्ट के पास मुआहदे हैं, 2 मुआहदे उनके पास हैं मिस्र के पास, इस दरिया के हवाले से कि इस दरिया पे कोई डैम नहीं बना सकता कोई दूसरा मुल्क। अच्छा। लेकिन इथियोपिया का कहना है कि इजिप्ट तो बहुत पावरफुल मुल्क था, हम तो गरीब लोग थे, तो इन्होंने अपनी आलमी असर वसर डाल के और पिछली सदी के अंदर मुआहदे करवा ली। हम उन मुआहदों को नहीं मानते, ये पानी हमारा है। ये बिल्कुल समझ लीजिए जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहा है ना कि जहां पर उसकी रूट्स हैं, हाँ, तो वहां पे अच्छा चाइना, अमेरिका कह रहा है कि चाइना पीछे है इसके, और चाइना वो कह रहे हैं कि जी चाइना ने बराह रास्त फंडिंग नहीं की, लेकिन पैसा इतना ज्यादा दिया है कि 2017 में वो कह रहे हैं $652 मिलियन उन्होंने दिए, 2013 में 1.8 अरब बिलियन डॉलर्स दिए उन्होंने ट्रांसमिशन ग्रिड्स के लिए, और अप्रैल जो है 2017 उसमें 1.8 अरब डॉलर्स दिए। और इथियोपिया के जो प्रेसिडेंट है वो भी चक्कर वक्कर लगा कर आए वहां पे, और अल्लाह खैर सला। चाइना कह रहा है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस डैम से, हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट्स क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का यही तो मतलब है कि डैम के लिए दे रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनी को ठेका दिए तो, और लेकिन अब मसला ये है कि ये एक अजीब सी पावर स्ट्रगल वहां पे एक फड्डा शुरू है। अच्छा, मिस्र हमारा बरादर मुल्क है और इथियोपिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये इसको बताना क्यों जरूरी है? अब मैं इसको बताता हूं कि इसका क्या ताल्लुक बन रहा है। एक नई टर्म, एक नया लफ्ज सामने आ रहा है, जिसको मिसाल के तौर पे जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है ईरान की, वो कह रही है कि ईरान वेलकम्स न्यू लिवांत प्लान, ठीक है। और रैंड कॉरपोरेशन ने इससे पहले एक रिपोर्ट आई रैंड कॉरपोरेशन की आज से कोई 2 साल पहले, वो कह रहे हैं एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ लिवांत इंटेग्रेशन। और फिर वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो ओवर द होराइजन द न्यू लिवांट। अब ये न्यू लिवांट क्या चीज है? सवाल ये है कि ये लिवांट का तो सुना था हमने, ये न्यू लिवांट क्या चीज है? तो न्यू लिवांट जो है, न्यू लिवांट के बारे में अरब न्यूज भी खबर दे रहा है। अच्छा, अरब न्यूज ये खबर दे रहा है, उसको चलें ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि अरब न्यूज ये कह रहा है कि जॉर्डन, इजिप्ट एंड इराक अलायंस रेडी टू ब्लूम। ये जो न्यू लिवांट है, न्यू लिवांट, लेकिन वर्ल्ड बैंक, अच्छा जॉर्डन, ठीक है, इजिप्ट और इराक का एक अलायंस। अच्छा, और इसको यूरोशलम पोस्ट कोट कर रहा है कि इजिप्ट इराक जॉर्डन समिट कुड बी गुड न्यूज फॉर मिडल ईस्ट। अच्छा, ईरान ने भी वेलकम किया है। ये क्या है नया लिवांट? ये कौन सा है ये जनाब? इसलिए है, इसको छोड़ दें कि ये ईरान ने इसको वेलकम किया है, ठीक है। इशू ये है कि 2 बातें गौरतलब हैं। एक तो ये है कि इस न्यू लिवांट के अंदर 3 ममालिक, मिस्र, वो मिस्र जिसका इथियोपिया से झगड़ा है, और वो मिस्र जिसको एक कलीदी किरदार मिला है पिछले दिनों। कब? जब जनरल सीसी, काफी अरसे तो ज़ाहिर है कि एक इजिप्ट के अंदर टर्मोइल रहा, लेकिन अब इजिप्ट उभर के सामने आया है, खासतौर पर जब ये इसराइल और गजा के दरमियान लड़ाई हो रही थी। तो इस पर आपने देखा होगा कि बाकी मुल्क सारे पीछे रहे, लेकिन इजिप्ट ने कलीदी किरदार अदा किया। इजिप्ट, उसके बाद जनरल सीसी जो है उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से। इसी तरह से दूसरे जो मशरिक़ वुस्ता के रहनुमा
मिले हमारे ब्रादर मुल्क के सरबरा, वो शाह अब्दुल्ला जॉर्डन के, उनकी भी प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हुई। और तीसरे जो मशरिक वस्ता से, मशरिक वस्ता में टर्की को और मैं ईरान को नहीं अब रख रहा इस वक्त फिलहाल, लेकिन मैं अरब ममालिक की बात कर, तीसरे जो मिले वो मिले जो इराक के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, खादिम, और उन्होंने ये कहा कि जी मुलाकात हो रही है इसलिए कि इराक से विड्रॉल वगैरह की बात हो, लेकिन उसके दरमियान ही ये एक अलायंस बन गया जिसका नाम है न्यू लेवांट अलायंस। अच्छा, अब ये जो न्यू लेवांट, इसकी इनकी मीटिंग्स भी हो गई, कायरो में मीटिंग हो गई, इसकी मीटिंग हो गई, एक बगदाद में मीटिंग हो गई, ये सारी मीटिंग्स हो गई। अच्छा, अब इसको ईरान ने वेलकम तो कर दिया, लेकिन ईरान के अंदर एक मजमूई तासुर यह है कि ये इराक को ईरान के असर से हटा के दोबारा एक पैन अरबिज्म का इत्तेहाद वहां पे बन रहा है। ठीक है, एक पैन अरबिज्म जो कि इजिप्ट, जो जमाल अब्दुल नासिर के दौर में था, और वो उनका ये ख्याल है कि ये जो अलायंस बन रहा है ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें, क्योंकि इराक की हुकूमत और इराक पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ईरान का। जी है, बिल्कुल है। ये जो अलायंस बना है ये कुछ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा, और वो इसको, क्योंकि रैंड कॉरपोरेशन ने पहले ही इस पे रिपोर्ट दे दी कि इसका आ गया, और वर्ल्ड बैंक ने भी दे दिया कि बड़ा अच्छा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि न्यू लेवांट क्या चीज है। बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर है और भी अरब ममालिक हैं और मशरिक वस्ता के मुल्क हैं, लेकिन 3 मुल्कों के रहनुमाओं ने मुलाकात की और उसके बाद वो न्यू लेवांट के ऊपर, तो ईरान से जब बात हुई तो ईरान ने कहा कि ठीक है, हम इसको हम ओके करते हैं और हमें इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा, और ठीक है। लेकिन ईरान के अंदर मैं 101% आपको बता रहा हूं कि वहां पे ये कंसर्न है कि ये कहीं ये जो है ये इसलिए तो नहीं बन रहा कि इराक को उर्दन के साथ और मिस्र के साथ दोबारा, यानी वही जो कि पिछली सदी के अंदर एक अलायंस बने हुए थे ना, वो जो ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई थी तो यहां पे शाह फारूक हैं, तो उर्दन में वो सारा जो बना था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई अलायंस तो नहीं बन रहा जहां पर ईरान को साइड पे रख के ये अलायंस बना। और इराक के वजीर आजम ने ईरान से पहले डिस्कस नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली जाके प्रेसिडेंट बाइडेन से ये बात की, और उसके बाद ये मीटिंग्स वगैरह शुरू हो गई। अच्छा, तो ये जो मैंने आपसे कहा ना कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अब ईरान जो के साथ है, और ये मशरिक वस्ता सारा का सारा ये कवर होता है, ये पूरा का पूरा रीजन, और ये एक ही फिर पट्टी बनती है क्योंकि चाइना, रशिया, ये, तो इस चीज को आने वाले दिनों में हम जहन में रखें कि 3 मुल्कों का एक अलायंस जो है, वो अलायंस उसको प्रेसिडेंट बाइडेन मिल चुके हैं, ठीक है, अमेरिका उसको मिल चुका है। अच्छा, और इथोपिया, और ये जो फड्डा पड़ा हुआ है ये इथोपिया, ठीक है, और इजिप्ट का तो पानी के ऊपर पड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि बेसिस जबूती, और जबूती की सारी बिजली और हाइड्रो पावर, वहां का फ्यूचर का जो भी सारा सिलसिला है, वहां चाइना बैठा हुआ है जाके। और तीसरी बात यह है कि टर्की और इजिप्ट की भी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। कितने हुए हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि गिव एंड टेक में यह होगा कि फिर जैसे मैंने कहा दोनों बरादर मुल्क अच्छे होने चाहिए, लेकिन ताल्लुकात खराब उस वक्त हुए थे जब मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत आई थी, और तुर्की जो है वो मोहम्मद मुर्सी के साथ यानी अखवान के साथ खड़ा था, और मिस्र जो है वो ज़ाहिर अखवान के खिलाफ था, तो उस वक्त ताल्लुकात खराब हो गए थे। फिर उसके बाद जब कतर के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब और यूएई ने तोड़े अपने, तो फिर उसके बाद तुर्की जो था वो कतर के साथ आ गया। लेकिन अब इस वक्त ये देखना है, तो ये एक नए अलायंसेस बन रहे हैं रीजन में। तो अब अगर तुर्की और मिस्र की आपस में बात होती है तो उसका क्या असर पड़ता है इस तमाम पूरी पिक्चर में। टर्की जो है वो नेटो का रुकन है, इजिप्ट नहीं है, लेकिन इजिप्ट की एक पोजीशन इमर्ज हो रही है दोबारा अरब वर्ल्ड के अंदर। सऊदी अरब किस तरह से देख रहा है कि टर्की है तो सारे, अभी तक तो सऊदी अरब, बिल्कुल सऊदी अरब की वजह से ही तो इजिप्ट के अंदर मौजूदा हुकूमत है, लेकिन फ्यूचर में सऊदी अरेबिया कैसे देख रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स, और ईरान कैसे देख रहा है कि इराक हमारे जो है वो इन्फ्लुएंस से निकालने की कोशिश, और ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन 3 ही लोगों से मिले और तीनों उसी लेवांत का हिस्सा है, ठीक है। चाइना भी इसको देख रहा है और रशिया भी इसको देख रहा है। अच्छा, अब यहां पर आप आ जाएं इसको जो मैंने बताया एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आपका ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे किसका असर है कितना। जो रशीद दोस्तम, अब देखें आज जो कतर के नुमाइंदे बराए
आप समझें कि जो उनके इन्वॉय फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के जो हैं उनके कहतानी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है और बड़ा यानी जो होते हैं ना सफारतकार और कम बात बड़े सुलझे हुए। हमारे यहाँ तो इधर के बोलते जाओ बोलते जितनी बातें करो उतना ही। जिन मुल्कों में प्रॉपर सफारतकारी हो रही है वहाँ सफारतकार बहुत कम बोलते हैं जी, कम बात करते हैं, खामोश। आपने देखा कभी कतर की तरफ से बयानात आते हुए सुबह शाम सुबह से लेकर और रात तक बयानात ही आते रहे, ट्विटर चलते रहे? नहीं। जो वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत खारजा, वो बहुत, क्योंकि उनके एक एक लफ्ज़ मैंने उसमें कहा था ना आगे, साहबजादा याकूब खान या उससे पहले आगा शाही या उससे पहले पाकिस्तान में ऐसे कमाल के जो है वो वज़राए खारजा गुजरे हैं कि उनके एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो है ना पूरी पूरी किताबें और पूरे पूरे लोग के यार ये इसने क्या कमाल जुमला कहा, कमाल बात की है। अच्छा, लेकिन ये कि बाद मुल्कों में है कि बोलते बोलते जाओ, बात करते जाओ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, तो अब मसला ये कि वो आज नई दिल्ली में थे, कतर के नुमा, और नई दिल्ली में जयशंकर ने उनके सामने इश्यूज़ को, अफगानिस्तान के इश्यूज़ को रेज किया, क्योंकि 11 तारीख को कतर में ही वो इजलास होने जा रहा है जिस इजलास में रूस भी है, लेकिन रूस ने एक्सटेंडेड ट्राइका, रूस ही से मेजबान है, रूस ने ही बुलवाया है इजलास एक्सटेंडेड ट्राइका प्लस का, सॉरी एक्सटेंडेड ट्राइका नहीं, एक्सटेंडेड ट्राइका, यानी जो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रूस भी है और अमेरिका भी है। लेकिन उसमें से इंडिया को रशिया ने निकाल दिया है। ठीक है, इंडिया को रशिया ने निकाल दिया, जो पहले भी बात हम कर चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर बात तो आज उन्होंने, और फिर कल जो निकल गया उनके हाथ से जरंज का इलाका, ये वो इलाका था, अगर अफगानिस्तान का हम नक्शा देखें अफगानिस्तान का, तो हमें अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आती है कि ये जो आज इलाका गिरा है, जो शबर खान का इलाका गया है, ये जोजान का, बिल्कुल आपको अगर नज़र आए ना, ये तुर्कमेनिस्तान के साथ जो पिंक कलर का एक नज़र आ रहा है ना, जोजान के नाम से, ठीक है ना, बिल्कुल तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पे दरमियान में पिंक। जी सर। ठीक है जी सर। और उसके साथ फिर ग्रीन है फरियाब, और फिर साथ जो है, और बिल्कुल नीचे चले जाएं तो जो एक ग्रीन है जो लास्ट है, यानी आप समझ लेना कि इनके जो हैं वो 1 2 3 4 5 सूबे ऐसे हैं जो तुर्कमेनिस्तान से मिल रहे हैं। तो एक हेरात भी है, हेरात वो है जो कि ईरान के साथ मिल रहा है, और एक जो सूबा नीचे बिल्कुल नीचे आपको नजर आ रहा है, जो जामनी रंग का, वो सूबा निमरोज का है जो कल गिरा है, और एक यानी ईरान के साथ बॉर्डर। हाँ जी, ठीक है। और जो दरमियान में है वो पिंक, वहां पे भी लड़ाई हो रही है, और हेरात में जो ग्रीन सूबा, इस तरफ ईरान है, मशरिक की तरफ, इस तरफ ईरान है, उस तरफ पाकिस्तान है, ऊपर जो है वस्ती एशिया, और नीचे जो है वो जो है मतलब ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये इस नक्शे के अंदर। तो अब मसला ये है कि जो ईरान के साथ निमरूज तो निकल गया, हेरात में जंग हो रही है, शदीद जंग हो रही है, और तुर्कमेनिस्तान के साथ एक वो जगह जो उज़्बेक, जहां पर यानी टर्की, आप समझ लें कि टर्की का अगर इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में है तो वो रशीद दोस्तों जी, उज़्बेक। अब मसला ये है कि जो इनका जाना है, इनका निकलना इस पूरे इसका, और वो उनके बारे में इतला ये है कि वो काबुल आ गए हैं, और काबुल आ गए हैं, और काबुल में आने के बाद रशीद दोस्तम ने अपनी एक तस्वीर, जो पता नहीं हालिया तस्वीर है या पुरानी तस्वीर है, वो जारी की, इसमें अशरफ गनी के साथ बैठे हुए हैं, और वहाँ से जो जेल तोड़ा है तालिबान ने, उसमें बेशुमार कैदी, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि कैदी जो हैं वो जेलों से निकल के जा रहे हैं। अब वो कौन से कैदी हैं, तालिबान कह रहे हैं कि वो उनके ज़ाती कैदी थे, ज़ाती कैदी के अफगान गवर्नमेंट थी, तो ये तो फिर अमेरिका पहले छुड़वाता, क्योंकि लिस्टों का तबादला हुआ था, वहाँ पर एक अफरा तफरी मची हुई है। अब इस पूरी पिक्चर में एक्सरसाइजेज शुरू हैं, वो जो एक्सरसाइजेज हैं जो ताजिकिस्तान में हो रही हैं, रशिया और उज़्बेकिस्तान की, वो जा रही हैं। और एक बहुत ही एक ब्रेक ले लेते हैं सर, वक्फे जाने से पहले आप वक्फा ले लीजिए, मैं उसके बाद एक बात करूं इंडिया के हवाले। और ये देखें, ये मामला क्या पाकिस्तान में, इसका क्या असर होने जा रहा है, मतलब पाकिस्तान पे। अब बात सवाल ये है कि ये जो मामला है, क्योंकि तालिबान जो है वो उधर से तुर्की को ब्लॉक कर रहे हैं, उधर से ईरान को ब्लॉक कर रहे हैं, इधर से पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है, या मतलब बॉर्डर्स बंद है डॉक्टर। एग्जैक्टली। अच्छा, अमेरिका भी देख रहा है, वो हेल्प के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, चाइना भी साइड पे है, सुपर पावर जितनी है रीजन की वो भी साइड पे है।
जाहिर है कि ईरान भी साइड पे है, रशिया- तुर्की भी साइड पे, सारे मुल्क के साइड पे है ना। इसमें वो देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। सही सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इसी मामले पर मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इस खित्ते में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जिस पर जाहिर है यकीनी तौर पर पाकिस्तान की भी कड़ी नज़र होगी। क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है या पाकिस्तान पे इसके असरात मुरतब होते हैं तो पाकिस्तान क्या इस वक्त तैयार है? देखिए, पाकिस्तान का 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर अफगानिस्तान के साथ आप देखें तो 2611, और अगर हम उज़्बेक बॉर्डर देखें तो सिर्फ 144 किलोमीटर है। ताजिक बॉर्डर देखें तो 1357 किलोमीटर है। बहुत ख़राब बॉर्डर है ये जो ताजिक बॉर्डर है। ये पहाड़ी इलाके हैं सारे, और यहाँ पर जो है वो अब मसला ये है कि ये अभी तो शुरू हुआ है ना, ये आगे जाके ये जंग या ये जो जंगें हैं ये क्या शक्ल लेती हैं, क्योंकि ये हम इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि चाइना, साउथ चाइना सी में 4 जहाज़, जंगी जहाज़ जो हैं वो बहरी जहाज़, वो इंडिया ने अपने भेजे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं, जो क्वाड की एक्सरसाइजेज हैं और जो उनमें हिस्सा लेंगे। तो आज पीएलए की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है ग्लोबल टाइम्स में ही कि पीएलए होल्ड्स लार्ज ड्रिल्स मिलिट्री थ्रेट्स। ठीक है, पीएलए ने वहां पे इस तमाम अरसे में मिलिट्री ड्रिल्स का ऐलान कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि और जो मिसाइल ट्रेनिंग 2020 की थी उसी के मुकाबले पे, और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के फुल अपने लेटेस्ट वेपन्स के साथ वो आ गए। और ये साउथ चाइना सी में, यानी इतनी बहुत अजीब सी बात है कि पूरी फोर्सेस के साथ, यानी चाइना साउथ चाइना सी में, और उसके साथ ही अगले हफ्ते से रशिया के साथ जो उनके वेस्टर्न कमांड में जो चाइना के सूबे में हो रहा है, एक्सरसाइजेज हो रही हैं। इसी दौरान रशिया की एक्सरसाइजेज ताजिक बॉर्डर पे चल रही हैं। ये जो उधर मैंने आपसे कहा कि ये अफ्रीका से शुरू हो रहा है किस्सा, और बल्कि अफ्रीका भी नहीं, इसको आप साउथ अमेरिका से शुरू कर लें। क्यूबा के अंदर बेचैनी अपनी जगह, हेटी में कितने कत्ल किया था सदर को, वहां पे अपनी जगह, ट्यूनीजिया में क्या हुआ अचानक। ठीक है, कि अचानक वो सदर ने जो है वो पार्लियामेंट को बरतरफ कर दिया, जो अखवान की पार्लियामेंट थी, तो वहां पर क्या सूरत हाल बन रही है। और मशरिक वुस्ता से बाइडेन अमेरिका को मशरिक वुस्ता सकिन कर लेगा दोबारा, बहुत बुरी तरह से। मशरिक वुस्ता और जो अफ्रीका के हालात हैं वो अमेरिका को अपने अंदर खींच लेंगे। बाइडेन इंसामिया जान जितनी छुड़ा के इस फिर दोबारा नहीं, वो जितना दूर, देखें हालात ऐसे हैं ना, जब आप एक जगह से निकलते हैं, देखिए ना, एक जगह से निकल गए और आपने यहां पर जो इस्लामी ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक सारे जो हैं, या जो इसराइल भी है, वो सारे के सारे अमेरिका के बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, और यहां पर एंडलेस वॉर्स अभी जारी हैं। इराक सेटल नहीं है, जो सीरिया है वो सेटल नहीं है अभी भी, कुर्द इलाके इदलिब वगैरह अभी सेटल नहीं है। ठीक है, टर्की में आग कैसे लगी उनका, और यूनान के क्या मामला, तो सेटल नहीं है। मेडिटेरियन सी, लीबिया सेटल नहीं है, यमन सेटल नहीं है। ये इथोपिया और जो मिस्र का मामला ये खराब हो रहा है। ये न्यू लिवांत और ये सारे जो इश्यूज हैं, और साथ इब्राहिम रईसी जो आए हैं वो अपनी एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ, सऊदी अरब उसके ऊपर। देखिए, अगर हेरात निकलता, असल जो है ना तालिबान का, कि तालिबान के हेरात जो है वो वहां पे वो इस कमांडर इस्माइल खान एक बड़े जबरदस्त कमांडर, और वो ईरान के बड़े करीब हैं। तो क्या हेरात पर भी अगर काबू, तो क्या तमाम क्या बॉर्डर्स के ऊपर आके बैठ जाएंगे तालिबान इन बॉर्डर्स पर भी और उस बॉर्डर पर भी। क्योंकि यहां से इसके बाद ये होना शुरू हो गया ना कि अब जो उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जो वस्ती एशिया के साथ, उन मुल्कों में तभी तो एक्सरसाइजेस हो रही हैं रशिया की कि भाई हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को, और तुर्कमानिस्तान को नहीं करेंगे गालिबन, क्योंकि तुर्कमानिस्तान मेंबर नहीं है सीएसटीओ का। अगर वो बन जाए, अगर मांगता है तो जाहिर है उनकी भी हेल्प होगी। लेकिन मसला ये है कि अब ये पूरे खित्ते में इंडिया का तो बॉर्डर नहीं है, लेकिन इंडिया वहां पर अपने उन्होंने जहाज भेजे, तो साथ ही वहां पर चाइना की एक्सरसाइज शुरू हो गई। और चाइना लाजमी तौर पे
ये तिब्बत के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, तिब्बत, लद्दाख, ये सिक्किम, ये नेपाल, ये भूटान, इसको मैं रोज बात करते रहेंगे। और ये क्योंकि मैंने कहा ये इवॉल्व हो, हालात इतने तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ 10 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर वो वाकयात नहीं होते जो एकदम से होने लगते हैं। इतनी फौजी मशकें आपने कभी नहीं देखी होंगी कि अफगानिस्तान, और अचानक जब ये पिछले साल जो भी शख्सियाती प्रोग्राम देखती हैं, ये जो भी वाकिफ हैं होते हैं, जब ये दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे तो इस नशिश में ये बार बार कह रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, अपना वक्त मत ज़ाया करें, अपना वक्त मत ज़ाया करें, यहाँ पे जंगें होंगी, हल भी नहीं है। मैं आपको ये कश्मीर के ऊपर भी देखें, ये एक उसकी वजह यह है कि सारी की सारी आर्जी चीजें हैं ना। मतलब एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला हल नहीं हुआ, मैनेज हो गया फॉर द टाइम बीइंग जी, आपने मैनेज कर लिया मामला। कश्मीर का मामला है, आपने मैनेज किया हुआ है, ठीक है ना, एक मतलब एक वक्ती तौर पे वो, लेकिन वो हल नहीं है मसले, ठीक है ना, बरिड अलाइव है मसले, इशू बरिड अलाइव, जो बरिड अलाइव कर देते हैं ना, यार यमन को भी ठंडा कर दो, फिर आते उस दौरान वो पकता रहता है मामला। अभी जो लिवान का है, लिवान में आगे प्लान लेबनान का भी चल रहा है, और लेबनान में उससे पहले लेबनान के अंदर जो है वो ब्लास्ट हो गया इतना बड़ा, और लिबनान तबाह है, लिबनान की मईशत पूरी, लिबनान को भी इसमें ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि लिवांट का नाम जाएगा वो लेबनान आएगा, तो इसके अंदर लीबिया को भी ऐड करना है, अच्छा, इसके अंदर अल्जीरिया को भी ऐड करना है, ये लिवांट काफी बड़ा बनना है, एक बड़ा मुल्क, बड़ा मकसद इसका क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? पैन अरबिज्म दोबारा कि अरब, अच्छा, लेकिन मैंने वही कहा ना कि अब ये देखते हैं कि ये बात आगे जो, क्योंकि रैंड की मैं तो रिपोर्ट पढ़ी है ना, तो रैंड की रिपोर्ट तो ये मुझे तो उससे ये तासुर मिल रहा है कि ये क्योंकि रैंड, जाहिर है कि रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है मैंने तो नहीं लिखी, लेकिन रैंड कॉर्पोरेशन अगर ये रिपोर्ट लेकर आता है और आप देखें उसकी हमने झलक भी, अच्छा तीनों, ये जाहिर है तीनों हमारे बरादर मुल्क हैं, लेकिन इशू ये है कि ये फिर आगे देखिए ना, ये बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा, फिर उसके बाद इसमें पूरा बताया है उन्होंने कि कौन कौन से मुल्क इसमें हो सकते हैं, इसमें क्या, इसमें उनकी प्रोग्रेस कैसे होगी, इसमें कितना फायदा होगा, इसमें आगे सीरिया को भी ऐड कर लेंगे, फिर आगे इसमें जो है वो बाकी मुल्कों को ऐड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और साथ ही जो हैरान कौन बात है कि अभी कुछ चीज बनी नहीं, वर्ल्ड बैंक ने डाल दिया न्यू लेवांट, ये मेरे लिए बड़ी हैरान कौन बात है कि एक मईशत मतलब आगे जाके न्यू लेवांट की मतलब ओवर द होराइजन हमें नजर आ रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक को नजर आ रहा है, अच्छा हमें तो नजर नहीं आया था अभी तक, वर्ल्ड बैंक को अभी से नजर आना शुरू हो गया, तो उन्होंने बता रहे न्यू लेवांट जन्म ले रहा है, वर्ल्ड बैंक को नहीं, अच्छा IMF वर्ल्ड बैंक सब तैयार है, तो ये इसको आप ये समझें कि ये वो जो था ना, जो एक पैरेलल प्लान था, BRI के पैरेलल जो ऐलान हुआ था अमेरिका की तरफ से कि उनकी तरफ से था ना, वो ब्रिंग बैक करके, क्या था, ब्रिंग बैक B3W करके था ये गालिबन, B3W, तो ये कुछ ये भी ख्याल है कि ये शायद B3W किस्म की कोई चीज है जो कि शुरू होगी एक कोने से, और इन्वेस्टमेंट शुरू होगी मिडिल ईस्ट से, और फिर उसके बाद अफ्रीका तक जाएगी, एक ये भी ख्याल है, अच्छा, और इलिमान गेट और ये सारी, लेकिन इशू ये है कि ये ऐसे ही हवा में तो नहीं आ गया ना, मतलब इसका ये कोई प्रॉपर इसके ऊपर कोई प्लानिंग हुई है, प्लानिंग आइडिया, लेकिन अच्छा देखिए, अच्छा है सारे मुल्कों का अलायंस हो, लेकिन मतलब एक अरब लीग तो थी ना, एक अरब नहीं, एक अरब लीग तो थी, सवाल यह है कि अरब लीग से हट के, मतलब मिसाल के तौर पर कतर नहीं है इसमें, मिसाल के तौर पर कुछ मुल्क इसमें नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे कुछ मुस्तकबिल में, हाँ मुस्तकबिल में कुछ सारे नहीं है ना, अभी तो 3 से स्टार्ट हुआ है ना, और इराक के वजीर आजम का आइडिया है, तो अच्छा, और अच्छा आइडिया है, लेकिन सवाल यह है कि इस आइडिया में जो वहां का फड्डा है, यानी अब फौरन ही इथोपिया का मसला इजिप्ट के ऊपर खड़ा हो गया, अमेरिका कह रहा है कि चाइना इथोपिया में, और ये पानी सारा पी जाएंगे, और ये सारा पानी पी के हमारी बिजली जो बेसिस बन रही है जिबूती पे उसको बंद करेंगे, उन्होंने एड बंद कर दी है, और इथोपिया वाले कह रहे हैं खैर है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास पैसे बहुत हैं, इथोपिया के पास कई बहुत पैसे हैं, उधार लेने के दिन ले ले हमसे, पैसे हैं, हम नहीं झुकेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे, हक की राह पे चलेंगे, हम ये डैम बना के देंगे। अब मुझे बताएं क्या है इथोपिया, तो वो इथोपिया किसी के ऊपर कोई तो है ना इथोपिया के पीछे, कौन है इथोपिया के? इथोपिया जनरल सीसी कह रहे हैं कि जंग छिड़ दोगे, छिड़ो। 1974 में आए थे ना, इजिप्ट ने अटैक किया था इथोपिया पे, क्या हुआ था उसके बाद? फेल हो गए थे, अब करो दोबारा। तो मतलब यहां तक सूरत हाल बिगड़ गई, और चाइना की इन्वेस्टमेंट है, बना सारा चाइना रहा है,
चाइना की कंपनीज काम कर रही हैं धड़ाधड़ 80% बन गया है डैम और रिजर्वायर। और ये बन जाता है अगर, तो आप समझें कि दरियाए नील में फिर जितना पानी छोड़ना है, जितना, देखिए चावल बहुत ज्यादा, चावल और ये चीजें इस साल और पिछले साल 2 सालों में उन्होंने बहुत कम काश्त की है। जनरल सीसी के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो वाटर वॉर है, पहली वाटर वॉर छिड़ जाएगी इथोपिया के साथ। लेकिन वो साथ ही ये भी देख रहे हैं कि जब जंग जहां छिड़ेंगे तो वहां तो चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चाइना ने बनाया हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे। सियासी मामला पर मैं आपसे जानना चाहूंगी नाज़रीन। सियासी मामला क्या, इमरान खान साहब ने छुट्टी, वीकेंड है, वो इमरान खान साहब छुट्टी में, सब अच्छा है कि खबरें जा रही हैं, तो बस ठीक है। अच्छा है कि खबरें आ रही हैं, सब अच्छा है कि खबरें जा रही हैं। आपसे जानेंगे कि वाकई में क्या अच्छा है सब। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं। खबरें हैं बस, मतलब जरूरी तो नहीं खबरें। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, नून लीग के कई साबिक रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, बीएपी के भी हैं, आवाम लीग के भी हैं। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इररिलेवेंट ये अभी तो, मतलब इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि किसी को बस कुछ करने को नहीं है फिलहाल। और जो कुछ भी होने जा रहा है वो खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे पाकिस्तान में। और देखें कि ये जो ईरान, तो जाहिर है कि उनके बॉर्डर्स के ऊपर भी हो रहा है, ऊपर जो है वो जनरल रशीद दोस्तम टर्की से वापस आए, उधर भी हो गया। बाकी इलाकों में पाकिस्तान की सरहद के साथ वो बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है कि वो उनका बहुत बड़ा वो टीटीपी और अफगान तालिबान का शायद इत्तेहाद है, वो शायद इधर आएगा। जो भी कुछ होगा, बड़ा तवील बॉर्डर है। और एक गेम प्लान्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है अभी तक, वो क्यों स्ट्रेटेजी इतनी तब्दील होती है। जब सीरिया में शुरू हुआ था 2011 में, तो शर्तें लग गई थी कि जब गद्दाफी जा सकता है, जब हुस्नी मुबारक जा सकता है, सद्दाम हुसैन जा सकता है, मतलब ये क्या बच्चा, बशारुल असद, वो हाफिजुल असद है, उनका बच्चा उस वक्त तो बहुत यंग एज थी, मतलब ये कहां से, ये तो 2 दिन की। और बाकायदा ओबामा ने और इन सब ने जो है ऑर्डर्स कर दिए थे कि यहाँ पे गैस इस्तेमाल हो रही है, नर्व गैस, और ये वो सारा स्ट्राइक करके उड़ा देंगे। रशिया दाखिल हुआ बीच में, और रशिया ने दाखिल होने के बाद, यानी उससे 1 साल पहले ही, यानी 2015 में आया रशिया, 2014 में ही रशिया ने यूक्रेन में अपने आप को स्टेबल किया। बिल्कुल, पहले यूक्रेन में स्टेबल किया और अगले ही साल अपने आप को शाम के अंदर वो सीरिया में लेकर आ गया। 2008 में वो जॉर्जिया तक ला चुका था। तो बात यह है कि अब वो अब देखें ये हिजबुल्ला और ये जो सीज फायर था यहां तक पहुंचा हुआ। और आज अगर मैं प्रोग्राम को सिर्फ क्लोज करने से पहले अगर हमने वो अरब न्यूज की स्लाइड बनाई हुई है, तो आज अरब न्यूज ये खबर दे रहा है कि मॉस्को, ये आज के अरब न्यूज के अंदर खबर है कि जॉर्डन, इजिप्ट नहीं, उस खबर की अगर स्लाइड बनी है तो दिखा दें। हाँ, जेरिड डिस्प्यूट सी सपोर्ट फ्रॉम मॉस्को टू रीच एग्रीमेंट। ठीक है, ये आज के अरब न्यूज के अंदर खबर है कि वो जो डैम है, ठीक है, इथोपिया वाला, उसके डिस्प्यूट में भी मॉस्को आ गई है कि हम सुलह करवाएंगे इथोपिया और मिस्र के दरमियान। क्योंकि अमेरिका इजिप्ट के साथ है, इथोपिया के साथ चाइना, बज़ाहिर चाइना है, चाइना नहीं भी है, लेकिन इजिप्ट, रशिया बीच में आ गया कि हम इनकी सुलह करवाएंगे। इससे पहले अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, दाएं बाएं मत्थापोड़ी करके सारे दूर हट गए थे। अमेरिका भी पाबंदियां ये वो सारी मसला नहीं हो रहा था, अब मॉस्को आ गया। तो अब रीच देखें कि ये मुल्क मुख्तलिफ कहां तक रीच आउट कर रहे हैं। अमेरिका जाहिर है कि अपने आप को इंपीरियल तो नहीं कहता, कि कोई भी ताकत अपने आप को इंपीरियल नहीं कहती, लेकिन इंपीरियलिस्ट तो रहे हैं अमेरिका पूरी दुनिया में। तो अब ये किस तरह से चाइना और रशिया गेम प्ले करता है रीजन में, ठीक है, आने वाले दिनों के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।